गुजरात के तापी में एक जिंक प्लांट के खिलाफ इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उनका आरोप है कि इसका असर न सिर्फ उनकी सेहत पर पड़ेगा बल्कि वहां की जमीन और पर्यावरण को भी इससे काफी नुकसान पहुंचेगा, जिसे रोकने के लिए इलाके के लोग एकजुट हुए और जिंक प्लांट के विरोध में हल्ला बोल दिया। सड़क पर उतरी भीड़ इस कदर उग्र हो गई कि उसने मामले को शांत करवाने पहुंची पुलिस को भी नहीं बख्शा और उस पर पत्थरों से हमला कर दिया। हाईवे पर हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। यही नहीं, पुलिस ने उन्हें शांत करवाने के लिए लाठी चार्ज का भी सहारा लिया, जिसका खमियाजा पुलिस वालों को उठाना पड़ा। इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने उनकी कुछ गाड़ियों में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उन्हें बीच सड़क पर ही पलट दिया। इस बीच प्लांट के बाहर पुलिस और इलाके के लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस हंगामे से पहले ये सब लोग हाथों में पोस्टर लेकर उस जगह पर जाते नजर आए जहां इस मुद्दे पर जन सुनवाई होनी थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उसे रद्द करना पड़ा। वहीं इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे गाड़ियों में बैठे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य की एक बात यह कि गुजरात के तापी में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए एक निजी कंपनी से गुजरात सरकार ने पिछले साल समझौता किया था, जिसका आसपास के 45 गांवों के लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इससे हवा और पानी में प्रदूषण फैलने का डर है। जबकि कंपनी का दावा है कि तापी प्लांट में प्रदूषण की गुंजाइश नहीं होगी और इस प्लांट से वहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हर साल आने वाली बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा खराब हालात नेपाल बॉर्डर से लगने वाले जिलों की, जिनमें एक सीतामढ़ी भी, जहां एक सड़क पानी के बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये सड़क एक पुल तक पहुंचने की अप्रोच रोड है, जिसका एक हिस्सा पानी के साथ बह गया। अब अफसरों की पूरी फौज लोगों के लिए कोई नया रास्ता बनाने के लिए माथापच्ची कर रही है, क्योंकि बिना सड़क के लोगों के पास केवल नाव चलाने का ही विकल्प बाकी है। नावें केवल सीतामढ़ी में नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में इस वक्त लोगों का एकमात्र सहारा बनी हुई है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में करीब 50 गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं। लोग अब नावों के सहारे ही सुरक्षित जगहों तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं। पानी में चलती नावों पर लोगों के सामान की गठरियां, रसोई गैस के सिलेंडर, साइकिल और मोटरसाइकिल तक लदी दिख रही हैं। गांव के लोगों के लिए ये मुसीबत नई नहीं है। हर साल बस अपना गांव छोड़कर कहीं दूर दराज में छत ढूंढना ही लोगों की जिंदगी बन गया है। बहुत बेकार गुजरे यहाँ लोग का चल रहा है, न धान होता न गेहूँ होता, अब भूखे लोग तड़फड़ा। इस बार भी लोगों के घरों में नदियां डेरा डाल चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान पर बनी। और ये हाल केवल किसी एक या दो जिले का नहीं है, नेपाल से लगने वाले ज्यादातर जिलों का है। बिहार के अररिया जिले में भी लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, जहां कई गांव में नदियों का पानी दाखिल हो चुका है। लहरें गुस्से में बहती हुई दिख रही हैं। खेत खलिहान, मैदान, सड़कें सब गायब हैं। दिख रहा है तो केवल उफान मारता पानी। छोटे छोटे रास्ते तय करने के लिए भी जान दांव पर लगाने की मजबूरी है। कई फीट पानी के बीच 3 लोग एक साथ चलते हुए दिखे। एक दूसरे को इसलिए पकड़कर चलते दिखे क्योंकि अकेले आदमी को किसी भी वक्त लहरें साथ बहाकर ले जा सकती हैं। लोगों के घर सैलाब में डूबे हैं। घर के आंगन तक में घुटनों तक के पानी से होकर गुजरने की मजबूरी है। कोई गाय भैंसों को बचाने के लिए उन्हें ऊंची जगहों पर ले गया तो कोई अपनी जान बचाने में लगा है। अपने जान बचाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। मधुबनी जिले का हाल तो ऐसा है कि रेल की पटरियां तक गायब हो गई। पटरियों पर भी अब नदियों का पानी पहुंच चुका है। ट्रेनें रद्द हैं और लोग स्टेशन पर जमे हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। और नेपाल की सीमा से लगने वाले बिहार के जिलों के लिए यह मुसीबत अब हर साल की हो गई है। लोगों के लिए मानसून का वक्त अब बाढ़ और बर्बादी का मौसम हो चुका है। इसीलिए लोगों ने छोटे छोटे जुगाड़ तक बना लिए हैं। घर का पानी भरने के लिए आंगन में ही पहुंचने के लिए किसी ने छोटा सा पुल बना लिया है, तो घर के बाहर तक पहुंचने के लिए बल्लियां बांधकर जुगाड़ तैयार कर लिया है। कमर तक के पानी में डूबकर चलने से बचने के लिए महिलाएं ऐसी ही बल्लियों पर चलती दिखी। हालांकि थोड़ा सा पांव फिसलते ही कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसीलिए कई गांवों में लोगों ने सामान बांधकर ऊंची जगहों पर पहुंचना शुरू कर दिया। 3 रोज से घर में खाना बनावे के नहीं है साधन, कहाँ खाना बना के खाओ। खाना न है हाँ, चूल्ही चौका में समय पानी। नावों पर गृहस्थी का सामान लादकर कई परिवार जाते दिखे, तो जिनके पास नाव नहीं है वो पानी में डूबकर चलते हुए ही गांव छोड़ने के लिए निकल पड़े। मतलब यह कि बिहार में बाढ़ से बर्बादी शुरू हो चुकी है, जिसकी चपेट में कई जिले आ चुके हैं, जिसकी वजह यह है कि कोसी, बागमती और महानंदा खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जो अब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रही हैं।
दूसरी तरफ गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जो बड़े खतरे की घंटी बजाने लगा है। इसीलिए रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करने के लिए, कई ट्रेनों के रूट बदलने के लिए और कुछ ट्रेनों को अपने आखिरी स्टेशन से पहले ही रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अलग अलग जिलों में कुल कितने गांव बाढ़ की चपेट में हैं, इसका कोई सही आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक उनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी, जहां लोगों के सामने खाने पीने तक का संकट खड़ा हो चुका है। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार के लोगों पर मानसून से ज्यादा नेपाल की बारिश का कहर उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि बिहार में गंगा के अलावा बाकी सभी नदियां नेपाल से ही आती हैं और नेपाल में इस बार सामान्य से 1.5 गुना पानी बरस चुका, जिसकी वजह से नेपाल से बिहार की तरफ आने वाली सभी नदियां खतरे का निशान पार कर चुकी हैं और अब तटबंध तोड़कर तबाही मचा रही हैं। महंगे पेट्रोल और डीजल का विरोध करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ मुख्यमंत्री के घर के सामने जमा हो गई। आमतौर पर राजनीतिक विरोध और प्रदर्शनों को मुख्यमंत्री के घर से 500 मीटर दूर रोक दिया जाता है, लेकिन पहली बार प्रदर्शनकारी बिल्कुल मुख्यमंत्री के घर के गेट के सामने जमा हो गए, जिन्हें संभालना पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। मुख्यमंत्री के गेट के सामने पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। तब जाकर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की और एक एक कार्यकर्ता को उठाकर ले जाना शुरू किया। 4 पुलिस वाले मिलकर एक एक कार्यकर्ता को उठाकर दूर ले जाने लगे। आप देख सकते हैं कि एक और कार्यकर्ता को किस तरह से टांग करके दूर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। खूब धक्का मुक्की हुई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री को ये लोग बाहर नहीं बुला रहे और हम लोगों को मार रहे हैं। आप देखो, गेट के बिल्कुल सामने महिला कार्यकर्ताओं की फौज जमा हो गई, जिन्हें हटाने के लिए महिला पुलिस को बुलाना पड़ा। धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हुई। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन की पहले से कोई सूचना पुलिस या सरकार को नहीं दी थी, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम किसी बड़े प्रदर्शन से निपटने लायक नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर प्रदर्शनकारी दंदनाते हुए मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गए। कांग्रेस की मांग है कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर दिल्ली सरकार आम लोगों को राहत दे, जिसके लिए बैनर और कांग्रेस पार्टी के झंडे लेकर अचानक प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ते दिखे। थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई और नारेबाजी तेज हो गई। पुलिस ने फौरन बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस वक्त सिविल लाइन में हम लोग मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल का आवास यहाँ पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, और उसके ठीक बाहर यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं। हालांकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अचानक पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और हंगामा बढ़ गया। वही हक मांगना है, कम से कम पेट्रोल डीजल के रेटों की कमी की जाए, महंगाई पे लगाम लगाए। आज सरसों का तेल हो, आज 200 रुपए लीटर बिक रहा है। कुछ देर की धक्का मुक्की में ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड गिरा दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। वो डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक लेकर के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगाने लगे, लेकिन 5-7 पुलिस वाले मिलकर इस भीड़ को नहीं रोक पाए। थोड़ी ही देर में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दौड़ते हुए सीएम आवास की तरफ पहुंचने की कोशिश करते दिखे। पुलिस वाले पीछे पीछे और प्रदर्शनकारी आगे आगे। जब बात बनती नहीं दिखी तो पुलिस वालों ने बाकी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एक ह्यूमन चेन बना ली, पूरा रास्ता घेरने की कोशिश की, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई। बड़ी संख्या में दूसरी तरफ से महिला कार्यकर्ता भी पहुंच गई। किसी के पास पेट्रोल पंप की पेट्रोल भरने वाली मशीन का कटआउट, किसी के पास तख्तियां, तो एक महिला की तो पूरी कार पर ही नारों वाला कटआउट दिखा। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। रोटी रोजी नहीं है, उसके बावजूद इतनी महंगाई कर रहे हैं। धीरे धीरे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ जमा होने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों का ध्यान भी मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा में लग गया। पूरी भीड़ सीएम के घर के गेट के बाहर जमा हो गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह कि दिल्ली में ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पीछे केवल केंद्र सरकार की स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं, बल्कि राज्य सरकार को वैट भी लेना पड़ता है। राज्य सरकार का वैट भी बड़ी वजह है। राज्य सरकारों का ये वैट पेट्रोल के बेस प्राइस पर नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उस कीमत पर जोड़ा जाता है जिस कीमत पर पेट्रोल पंप वालों को 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। यानी बेस प्राइस में तेल को लाने ले जाने का खर्च, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन, सब कुछ जोड़ने के बाद जो कीमत आती है उसका 30% दिल्ली सरकार वैट के रूप में लेती है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पहुंचती है तो उसमें लगभग 23 रुपए दिल्ली सरकार के होंगे तकरीबन। इसी तरह मध्य प्रदेश में वैट की दर 33% है। इसके अलावा 4.5 रुपए एडिशनल वैट भी है। मतलब अगर मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपए का होता है तो उसमें तकरीबन 24 रुपए राज्य सरकार के पास वैट के रूप में, जबकि गुजरात में पेट्रोल पर वैट केवल 17%।
कम टैक्स की वजह से गुजरात में पेट्रोल दिल्ली और मध्य प्रदेश के मुकाबले सस्ता है। वहां अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पहुंचती है तो 1 लीटर पेट्रोल में अंदाजन 14 रुपए राज्य सरकार के पास जाएंगे। और सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में है। राजस्थान सरकार पेट्रोल पर 36% वैट लेगी, जिसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमत अगर 100 रुपए पहुंच चुकी है तो 100 रुपए में अंदाजन 26 रुपए राजस्थान सरकार के पास जाते हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पर वैट करीब 26%, जहां समाजवादी पार्टी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करती दिखी। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए वो सड़क पर उतर आए। उन्होंने कुछ मोटरसाइकिलों और गैस सिलेंडरों को मालाएं पहनाकर उन्हें सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वहां खूब नारे भी लगाए। पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। वहीं पार्टी के झंडे और कई पोस्टरों के साथ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 90 रुपए डीजल हो गया, किसान भी मरा जा रहा है, सब्जियां हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में प्रदर्शन और तेज करने की तैयारी में है। सौभाग्य की बात यह कि मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा चुके हैं और 15-16 पैसे भी दाम बढ़े तो दिल्ली और कोलकाता में भी पेट्रोल का शतक पूरा हो जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस अब तक केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी और अब उसने दिल्ली सरकार को भी घेरना शुरू कर दिया, जिसे सिर्फ राजनीति ही माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में है वहां डीजल पेट्रोल पर वैट की दर दिल्ली से ज्यादा है और कांग्रेस वहां चुप्पी साधे हुए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सीबीआई ने कुल 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें सिंचाई विभाग के तबके अफसर, इंजीनियर और ठेकेदार शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए यूपी में लखनऊ के साथ नोएडा, गाजियाबाद, रायबरेली, आगरा और कुछ दूसरी जगहों पर छापे भी मारे गए। और ये कार्रवाई सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं सिमटी, बल्कि उसके साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों में कुल 40 ठिकानों पर छापा मारा गया। आरोप है कि राज्य की पिछली अखिलेश यादव सरकार में लखनऊ में गोमती नदी के रिवर फ्रंट को बनाने के लिए 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बावजूद रिवर फ्रंट का महज 60% काम ही पूरा हो पाया। इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव पहले ही जेल में हैं और जब सीपीआई ने आरोपों के घेरे में आए बाकी लोगों पर कार्रवाई अब तेज कर दी। जनता की गाड़ी कमाई को आप लूटते हो और फिर दुहाई देते हो कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं फिर से 2022 में। आपका जो पर्दाफाश हो रहा है समाजवादी पार्टी का, ये सही जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 2 दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया, जिसमें कई लोग समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ नजर आए। बताया गया कि इस भीड़ में एसपी नेता अंबिका चौधरी और उनके बेटे भी मौजूद थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने अंबिका चौधरी और उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि कौन लोग थे। वहीं योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुझे बेइज्जत करने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से मैं बहुत आहत हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अंबिका चौधरी के बेटे को जीत मिली थी। इसी के जश्न में एसपी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पहले वहां रैली निकाली थी। सौभाग्य की बात यह कि राजनीति का ये सबसे घटिया स्तर है, जिसमें विरोधी की हार पर गाली देते समय परिवार तक को गंदी राजनीति के दलदल में घसीट लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के बलिया के जिला अध्यक्ष ने पहले ही गाली गलौज में पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ होने से पल्ला झाड़ लिया था। सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखने वालों पर मुकदमे दर्ज होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को 2 हफ्तों में लिखित जवाब देने को कहा गया, जिसमें यह जानकारी भी देने को कहा है कि देश में ऐसे कितने मामले दर्ज हुए हैं और उनका स्टेटस क्या है। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए इस तरह के मामलों का जिक्र किया गया और बताया गया कि ऐसे मामलों में आरोपियों को जेल तक भेजा जा रहा है। जस्टिस आरएफ नरिमन ने
टिप्पणी करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि हालात हैरान करने वाले और चौंकाने वाले हैं। 3 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। हरियाणा के रोहतक से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस ने इलाके के कुछ लोगों के साथ मिलकर फिल्मी अंदाज में गो तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस पूरी कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ट्रक पूरी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया और पुलिस की एक गाड़ी उसका पीछा करती नजर आई। साथ ही कुछ और लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों को उसके पीछे भगाते दिखे। तभी ट्रक का एक अगला पहिया अचानक पंक्चर हो गया और वो बेकाबू होकर तेजी से सड़क के किनारे जाने लगा, लेकिन इस पर भी ड्राइवर ने उसे नहीं रोका। बताया गया कि इसी ट्रक में गायों को भरकर ले जाया जा रहा था। पहिया घूमकर निकल गया, फिर भी वो उसे पूरी स्पीड से दौड़ाता रहा। काफी थकाने के बाद आखिरकार वो ट्रक रुका और जब उसकी जांच की गई तो उसकी नंबर प्लेट भी नकली मिली। नंबर था हरियाणा का, लेकिन उस पर पंजाब की फर्जी नंबर प्लेट लगा दी गई थी। हमने उसको गौ सेवकों की मदद से उसको अपने कब्जा में ले लिया, जिसके अंदर 15 गोवंश थे, जिनमें से 2 मृत मिले। हालांकि इस एक्शन के दौरान ट्रक का ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। सौभाग्य की बात है कि हरियाणा में गोरक्षा दल के सदस्यों पर गाय बैल की तस्करी रोकने के नाम पर गुंडागर्दी के आरोप भी लगते रहे हैं। इसलिए रोहतक में गो तस्करी का शक होने पर गोरक्षा दल ने पुलिस को साथ लेकर ट्रक का पीछा किया और अब ट्रक में मिले कागजात के आधार पर पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की तलाश में जुटी है। कोरोना से ठीक हो चुके कुछ लोगों में एक नई बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 की श्रेया दुबे की रिपोर्ट है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में कोरोना से ठीक हो चुके कुछ लोगों ने एवास्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी का उनमें पता चला है। इस बीमारी को बोन डेथ भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह बीमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। बताया गया कि कोरोना के इलाज के दौरान जिन लोगों में ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया, उनमें इस बीमारी के लक्षण मिल रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी में हड्डियों तक खून की सप्लाई बंद हो जाती है और हड्डियां नरम पड़ जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है और ज्यादा गंभीर हालत होने पर हड्डी टूट भी सकती है। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि एमआरआई किया जाए। एमआरआई से क्या है कि तुरंत मालूम पड़ जाता है और फिर खासियत तो ये है कि एक बार डायग्नोसिस हो गया, हमारे पास इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। केंद्र में दूसरी बार मोदी सरकार चुने जाने के बाद मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल होगा। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले कुछ दिनों में ही फेरबदल किया जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में 53 मंत्री हैं, जबकि कैबिनेट में कुल 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी अभी 2 दर्जन से ज्यादा पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरा जा सकता है। अभी कई मंत्री ऐसे हैं जो 1 से ज्यादा मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उनके काम का बोझ भी कुछ कम किया जा सकता है, जबकि चुनाव में जाने वाले राज्यों के युवा चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जेडीयू, अपना दल और यूपी की दूसरी छोटी पार्टियों के सांसद भी कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र के पुणे के पास पिंपरी चिंचवड से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर 2 बदमाशों ने सरेआम गुंडागर्दी की, जिससे लोग दहशत में आ गए। बाद में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनकी वजह से कुछ देर के लिए सड़क पर खौफ का माहौल बन गया। उन्होंने धारदार हथियारों से न केवल वहां से गुजर रहे लोगों को डराया, बल्कि कई लोगों के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों पर भी उन दोनों ने हमला किया। सबसे ज्यादा डर का सामना तो मोटरसाइकिल चलाने वालों ने किया। उन्हें उन बदमाशों के डर से तेजी से भागना पड़ा, जिससे कई मोटरसाइकिल सवार तो हादसे का शिकार होते होते बचे। बताया गया कि वो दोनों शराब के नशे में थे। उन्हें हथियारों के साथ देखकर डर के मारे कई लोगों को अपनी गाड़ियां मोड़कर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। इस दौरान उन दोनों ने कुछ गाड़ियों का पीछा भी किया। उन्हें इस बात का भी डर नहीं था कि सड़क पर वो किसी तेज रफ्तार गाड़ी का शिकार भी हो सकते थे। हालांकि बाद में वो दोनों सड़क के किनारे झाड़ियों में चले गए, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। सौभाग्य की बात यह कि पुणे शहर से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर पिंपरी चिंचवड में सरेआम गुंडागर्दी एक बड़े खतरे की चेतावनी, क्योंकि पुणे में ऐसे 11 आपराधिक गिरोह पहले से हैं जो पुलिस का सिरदर्द बने हुए हैं और अब गली मोहल्लों में दहशत पैदा करके छुटभइये बदमाश भी गैंगस्टर बनने की राह पर बढ़ रहे हैं। पटना में नौकरी की मांग पर शिक्षा मंत्री का घेराव करने पहुंचे कुछ कैंडिडेट पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि उन लोगों की टीचर के पद पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली।
और इसी बात पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने जब शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस कार्रवाई पर प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन्होंने पुलिस की सख्ती पर ऐतराज जताया तो पुलिस वाले उन्हें धमकी देने लगे। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की एक गाड़ी का पीछा करते दिखाई दिए। हालांकि वो गाड़ी उनकी पहुंच से काफी दूर निकल गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हंगामा नहीं थमा। 2 साल से सर नौकरी नहीं मिला सर, अब आज नौकरी मांगने जा रहे हैं सर, घंटा मारा गया सर। नौकरी की मांग पर उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। इस हंगामे की वजह से वहां की सड़क पर ट्रैफिक जाम भी लग गया। सौभाग्य की बात है कि बिहार में शिक्षकों के लगभग 3 लाख और शारीरिक शिक्षकों के 8,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिन पर भर्ती के लिए जरूरी परीक्षा पास कर चुके नौजवानों का सब्र खत्म होता जा रहा है। जिनमें 3,000 से ज्यादा शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की लिस्ट पिछले साल जारी हो गई थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली और जवाब मांगने के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री को घेरना चाहा तो पुलिस की लाठी खानी पड़ी। कोरोना से ठीक हो चुके कुछ बच्चों में एक नई बीमारी का खतरा बढ़ गया। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि जयपुर में बच्चों के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल में 2 महीने के अंदर 157 बच्चों को यह बीमारी हो चुकी है, जिनमें 15 से ज्यादा बच्चे इस बीमारी से जान गंवा चुके। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन नाम की यह बीमारी उन बच्चों को हो रही है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बताया गया कि कोरोना से ठीक होने के बाद जिन बच्चों के शरीर में बेहिसाब एंटीबॉडी बनी, उससे उन बच्चों का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया और जो एंटीबॉडी कोरोना से बचाव करती है उसने बच्चों के शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बताया गया कि राजस्थान के अलावा दिल्ली, गुजरात, केरल और पंजाब में भी कुछ बच्चों में इस बीमारी के लक्षण देखे गए। यहाँ क्या हो रहा है कि आपका जो एंटीबॉडीज़ है, यानी कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है शरीर का, वो अनकंट्रोल्ड हो रहा है और अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन होने से क्या हो रहा है कि आपके पास वायरस तो है नहीं, अब ये जो एंटीबॉडीज हैं वो शरीर को ही डैमेज कर रही हैं। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर 97,000 नए टीचरों को भर्ती करने की मांग करने पहुंचे कई कैंडिडेट को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इनका दावा है कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, जिन्हें भरने का सरकार ने वादा भी किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हैं। लिहाजा इसी मुद्दे पर वो सड़कों पर उतर आए और विधानसभा के बाहर पहुंचकर हंगामा करने लगे। ऐसे में पुलिस वालों ने प्रदर्शन को खत्म करने के लिए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। कुछ प्रदर्शनकारी इस धक्का मुक्की में नीचे भी गिर गए, जिनका मीडिया को देखकर दर्द छलक उठा। ये लोग इस बात पर अड़े हैं कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वो खुदकुशी कर लेंगे। सौभाग्य की बात है कि बीएड, बीटीसी, डीएड जैसी पढ़ाई टीचर बनने के लिए ही की जाती है और ये सभी कोर्स चलाने की मान्यता सरकार ही देती है। लेकिन अब वही डिग्री लेकर घूम रहे नौजवान सरकारों के जी का जंजाल बन गए हैं, जो सरकारी स्कूलों में खाली पदों का आंकड़ा लेकर सवाल उठाते घूम रहे हैं कि पद खाली हैं तो उनको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस की कलह भी दिल्ली में पार्टी के आलाकमान के पास पहुंच गई। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। हुड्डा गुट के करीब 23 विधायकों ने मांग की है कि कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर उनके बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में पार्टी की कमान दी जाए। इसके लिए इन सभी 23 विधायकों ने दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। खबर तो यह भी है कि ये लोग इस मुद्दे पर कुछ दिनों पहले प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से भी मिले थे।